तो बच्चों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सेट 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर सेट 1 और सेट 2 का सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आपने उन सभी के सॉल्यूशन को बच्चों नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करिए, वहां पे इन सभी के सॉल्यूशन का वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आपने आर्ट्स का छात्र हैं तो हिस्ट्री के पूरे 5 मॉडल पेपर सेटों का सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ जियोग्राफी का 3 मॉडल पेपर सेटों का सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड कर दिया गया। अगर आपने उन सभी के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है आर्ट्स के प्लेलिस्ट का, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं बच्चों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इन सभी सेटों का सॉल्यूशन के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको चैप्टर बेस्ड एमसीक्यू प्रश्नों को प्रैक्टिस करवाया जाए, ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहां से जाकर के ज्वाइन कर लें। उससे जैक रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होती है वहां से प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को बच्चों। देखिए बच्चों, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों का मॉडल पेपर सेम है बच्चों। तीनों का एक ही मॉडल पेपर है, क्योंकि सभी को एनसीईआरटी ही पढ़ना है। तो इसी मॉडल पेपर से आपका भी साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स का तीनों का प्रश्न रहने वाला है, सिर्फ एग्जाम अलग अलग दिन होता है, ठीक ना। तो पहला प्रश्न है बच्चों, इस शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई थी। इकोनॉमिक्स के 2 भाग है बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे माइक्रो और माइक्रोस, इन ये दोनों शब्दों का भी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद है आपका दूसरा है, एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन। देखिए ये हो गया आपका, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, ये हो गया आपका उत्पादन संभावना वक्र। तो ये प्रत्येक बिंदु पर दो वस्तुओं के बीच के उत्पादन के रिलेशन को दिखाता है कि एक आप बढ़ाएंगे तो एक आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार क्या होगी, दक्ष उत्पादन को दर्शाता है। क्लियर है आप लोग यहाँ पे? उसके बाद तीसरा है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और ये बार बार आपका इकोनॉमिक्स के एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेंगे। ये 11th क्लास में भी आपको लोगों को देखने को मिला होगा, सॉरी एग्जाम तो आप लोगों ने दी नहीं थी ना, तो कोई बात नहीं, आपको 12th क्लास का पहला प्रश्न आपको यही देखने को मिलेगा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? किसका कहते हैं? एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। ये आपको मैं बता देना चाहूंगा, ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं बच्चों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। आप लोग नोट पे इसका साइन को भी देखे होंगे, ठीक ना। उसके बाद है आपका, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किसका है? किस अर्थशास्त्री का यह कथन है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड मार्शल का। किसका है? अल्फ्रेड मार्शल का यह कथन है बच्चों। ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूं, कल्याण संबंधित किसने दी थी? मार्शल ने दी थी। उसके बाद 6 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत की जाती है? देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक फर्म, एक व्यक्ति, मतलब छोटे आर्थिक स्थिति को अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक फर्म की, फर्म मतलब क्या होगा? एक कंपनी की, छोटे छोटे क्षेत्र को ही अध्ययन किया जाता है। और बड़े क्षेत्रों की, बड़े देश, किसी देश की अर्थव्यवस्था की, तो बड़े किसी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की अध्ययन किसमें की जाती है? वो की जाती है समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि मतलब क्या हो गया? बड़े बड़े भाग का अध्ययन किया जाता है, और व्यष्टि मतलब छोटे भाग का, एक कंपनी हो गया, किसी व्यक्ति की आय होगी, किसी परिवार का आय हो गया, उसके अध्ययन की जाती है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? 7 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, किसी वस्तु का मांग फलन क्यू दिया हुआ है 20 - 2p दिया हुआ है। देखिए जहां पर p ग्रेटर देन लेस देन 10 होगा, और तथा बाजार में उस वस्तु के 20 उपभोक्ता हैं, तो वस्तु के लिए मांग का फलन ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना बच्चों 20 को आपको इसके साथ गुना कर देना है, ठीक है। इसके साथ अगर आप गुना करिएगा बच्चों तो क्या आ जाएगा आपका? 20 जगह 400 - 40p। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आपका दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट है, आवश्यकताओं की संतुष्टि। मान के चलिए किसी वस्तु का आप उपयोग करते हैं बच्चों, तो उससे आप कितनी संतुष्ट हो पाते हैं, कितनी संतुष्टि आपको प्राप्त होती है कि हाँ इसका पैसा मैंने असूल कर लिया है, तो उसी को क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं, ठीक ना। उपयोगिता की मात्रा क्या मापा, किसमें मापा जा सकता है? उसको यूटिलिटी में मापा जा सकता है बच्चों, ये भी आप लोग आज रखिएगा। उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकता है। मान के चलिए आपका फर्स्ट रसगुल्ला खाएं, रसगुल्ला आप लोग खाएं तो बहुत ही अच्छा लगा बच्चों, सेकंड खाएं तो थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम स्वाद लगता है, समझे, क्योंकि हम पहले भी उस स्वाद को चख चुके हैं। उसके बाद थोड़ा खाते जाइए, एक समय ऐसा आता है कि आपको रसगुल्ला ऐसा लगे कि आप उल्टी कर सकते हैं, आपको देखने को मन भी नहीं करेगा, ठीक ना। तो वो क्या हुआ? ऋणात्मक में उसका उपयोगिता चली गई। क्लियर है यहाँ तक?
उसके बाद है 9 नंबर का आपका प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सीमांत उपयोगिता का मान ऋणात्मक हो सकता है। देखिए क्या बोले, अभी उपयोगिता क्या हो सकती है? ऋणात्मक भी हो सकती है। एक समय ऐसा आ गया जब यह ऋणात्मक भी हो सकती है। क्लियर है? उसके बाद है संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से डैश दिया हुआ उपयोगिता प्राप्त करता है। तो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है, शून्य करता है, न्यूनतम करता है और कम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ये, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करेगा तभी कोई भी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को, अवस्था को प्राप्त करता है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद 11 नंबर का आपका प्रश्न बच्चों, देखिएगा, एक बजट रेखा दी हुई है पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता किसी आय खर्च होती है। तो कितनी आय खर्च होती है पूरे खरीदने पर? तो संपूर्ण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कितना क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा। क्लियर है आप लोग? यहाँ पे देखिए शायद ये बंडल दिया हुआ है ना, देखिए आपका ये शायद थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया है, ये इसका थोड़ा नीचे होना चाहिए था, ये फिगर यहाँ पे नहीं होगा। देखिएगा उसके बाद देखिए इसका फिगर का फिगर ऊपर में दिया गया सिर्फ ना, 12 नंबर का फिगर। ये निम्नलिखित में से ए बी रेखा दिया हुआ है, ए बी यहाँ पे रेखा दिया गया बच्चों, जिसमें से मध्य बिंदु जी पर मान की लोच क्या होगी वो आपको पूछा जा रहा है। तो ये पहले भी पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा बच्चों सेट 1 का, तो उसमें भी हम लोगों ने बताया हुआ था कि मध्य बिंदु पर क्या होती है? इक्वल टू क्या होती है? 1 होती है, यानी कि 1 के बराबर होती है। और यहाँ पे जो ए बिंदु दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा? ईडी इक्वल टू मान की लोच क्या हो जाएगी बच्चों? मान की लोच क्या हो जाएगी? इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाएगी। और यहाँ पे जो बी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक ना? और जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए, यहाँ पे आपको पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगी। ठीक ना? 1 से कम हो जाएगी। और यहाँ पे इधर मतलब ऊपर में रहेगा तो 1 से ज्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे काम बढ़ते बढ़ते इन्फिनाइट में चला जाता है मान की लोच। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद दिया हुआ है आपका 13 नंबर का प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है, गिनती की संख्या में मापा जा सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। मतलब उसी यूनिट में मापा जा सकता है, यूटिलिटी उसी का हो गया। उसके बाद आपका दिया हुआ है, एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपए से को 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 4 और 5 रुपये है, 4 और 5 रुपये है तथा मात्राएं कितनी है? मात्राएं कितनी है? x है और रसगुल्ला की, और y है गुलाब जामुन की। तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा बच्चों? देखिए तो बजट रेखा क्या हो जाएगा? 20 रुपये अपनी आय का रसगुल्ला और गुलाब जामुन में खर्च करता है। तो टोटल खर्च कितना करता है? 20 रुपये करता है बच्चों। तो कितनी है गुलाब जामुन सॉरी रसगुल्ला कितना है? 4 रसगुल्ला है। तो कितना कितनी 4 रुपये रसगुल्ला का दाम है, और यूनिट कितनी है बच्चों? 4 है। यूनिट कितनी है? x यूनिट है। ठीक ना? x यूनिट है तो 4x आ जाएगा प्लस खर्च, टोटल खर्च, और क्या जाएगा आपका? 5 रुपया है। क्या 5 रुपया क्या है? गुलाब जामुन का दाम। और कितनी यूनिट है? y यूनिट, तो 5y। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। टोटल खर्चा 20 ही है ना, दोनों जोड़ को जोड़ देंगे तो टोटल खर्चा निकल जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तु का एक संयोग है? प्रतियोगी वस्तुएं किसे कहते हैं? जिसपे कंपटीशन हो। कंपटीशन क्या हो जाएगा इसका नाम? पेप्सी और कोको कोला। देखिए पेप्सी और कोको कोला दोनों एक ही कंपनी है, एक ही मतलब क्या कोल्ड ड्रिंक बनाती है ना। ब्रेड और मटर क्या हो गए? अलग अलग हो गए भाई। ये पूरक वस्तु कह सकते हैं ब्रेड और मटर, बटर के बिना बटर आप लोग खा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरक वस्तु की एक तरह से एग्जांपल हो जाएगा। चाय और चीनी क्या है? एक पूरक वस्तुएं हैं। चाय के बिना क्या, चीनी के बिना चाय बना सकते हैं क्या? और चीनी के बिना चाय बना सकते हैं क्या? चाय मतलब हो गया यहाँ पे चपत्ती समझिए, समझा ना? चाय और चीनी एक पूरक वस्तु हो गया। कार और पेट्रोल के बिना कार चल सकती है क्या? तो जो मतलब जिस वस्तु का हम लोग क्या करते हैं? 2 मिला के प्रयोग करते हैं। जैसे कलम का प्रयोग कैसे करते हैं? स्याही के साथ। तो स्याही के बिना तो ये क्या होगी? कलम और स्याही पूरक वस्तु हो जाएगी, जबकि ये क्या है? प्रतियोगी वस्तुएं है कोको कोला। इसी प्रकार प्रतियोगी वस्तुओं का एग्जांपल हो जाएगा जैसे ब्रिटानिया बिस्कुट और पार्ले जी बिस्कुट, जिसमें दोनों का गुण लगभग सेम हो, उसी को कहते हैं प्रतियोगी वस्तुएं कहते हैं। और पूरक वस्तुएं जिसके एक के बिना दूसरा का काम ना चले, उसे क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद है 16 नंबर का प्रश्न, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत एच वाई है के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत का लोच का मान क्या होगा? तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। समांतर में 0 हो जाएगा, समांतर में 0 हो जाएगा। ठीक ना? क्लियर है?
उत्पादन से क्या तात्पर्य है? उत्पादन से क्या तात्पर्य है? साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। क्लियर है यहां तक? परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उत्पादन। क्या हो जाएगा? सीमांत उत्पादन। एक तरह से और भी कर सकते हैं। सीमांत उत्पादन किसको कहते हैं बच्चों? देखिए, सीमांत उत्पादन उसको कहते हैं एक अतिरिक्त इकाई से जो लास्ट में जो उत्पादित की जाती है, जो उत्पादन की जाती है। मान के चलिए आपके पास 18 है, ठीक ना? 18 के बाद जो 19, मान के चलिए टोटल कितने 19 यूनिट से हम लोगों ने 420 कुछ 420 केजी उत्पादन किया। 19 यूनिट से 420 केजी उत्पादन किया, ठीक ना? 420 केजी यहाँ पे हम अच्छा से लिख देते हैं। 19 यूनिट में 420 केजी का उत्पादन किया और 20 यूनिट में हम लोगों ने 450 का उत्पादन किया, 450 केजी का उत्पादन किया कोई भी वस्तु का। तो ये देखिए आखिरी यूनिट में जो बढ़ रहा है बच्चों, कितना उत्पादन बढ़ रहा है? 30। तो इसी को क्या कहेंगे? सीमांत उत्पादन कहेंगे। जहां सीमांत उत्पादन, सीमांत कुछ भी आधा सीमांत लग जाए तो आखिरी यूनिट से जो हो रहा है परिवर्तन, आखिरी यूनिट से जो परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या कहेंगे? सीमांत कहेंगे, ठीक ना? क्लियर? सीमांत उत्पादन आ जाए, सीमांत आय आ जाए, इसी को कहते हैं। क्लियर है? उत्पादक कौन होता है? देखिए, उत्पादक कौन होता है? अभी क्या पूछा था? उत्पादन। अगला प्रश्न क्या था बच्चों? पिछला प्रश्न आपका देख लेते हैं हम लोग। हाँ, उत्पादन का क्या तात्पर्य? और यहाँ पे है उत्पादक कौन होता है। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति। जो उत्पादन करता है यार, जो उत्पादन करता है, जैसे किसान हो गया, उत्पादक कहलाएगा। समझे ना? साधनों और सहायता से वस्तुओं का निर्माण करता है, उसको क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। क्लियर है यहां तक? थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सारा डिटेल में सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए, उसके बाद है 20 नंबर का, उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाइयों का प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। तो सीमांत, देखिए सीमांत मतलब देखिए हम लोग क्या क्या 5 इकाइयों से 24 का उत्पादन किया जा रहा है और एक बढ़ा दे रहे हैं, मतलब आखिरी से 6 इकाइयों से कितना 30 का। तो आखिरी में कितना का चेंज हुआ? 5 में 24 और 1 में 6 में बढ़ के 30 हो गया बच्चों। तो कितना का चेंज हो रहा है? 6 का चेंज हो रहा है। तो बोलिए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सीमांत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आखिरी यूनिट से जो उत्पादन किया जाएगा, आखिरी यूनिट से जो कमाई होगी उसी को आय कहेंगे, लेकिन आखिरी से जो होगा उसी को सीमांत। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से विक्रय के से प्राप्त आगाम को क्या कहेंगे? एक अतिरिक्त इकाई लास्ट वाला से प्राप्त हो रहा है उसके क्या कहेंगे? सीमांत आगाम की गिरी। जितना आय को ही यहाँ पे आगाम कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ किसी प्रकार की लगान में परिवर्तन होता है, किसी प्रकार की लगान में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है? कुल स्थिर लागत, अवसर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्लियर है? किसी वस्तु के पूर्ति वक्र मूल्य बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत का मान का लोच क्या हो जाएगा? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अगर मूल बिंदु से गुजर रहा है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आपका यहाँ से गुजर रहा है, जो पूर्ति का लोच आपने पढ़ा है ना बच्चों, मांग और पूर्ति का लोच लगभग सेम है। इसमें सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं और उसमें डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, मांग के बारे में। क्लियर? अगर यहाँ से गुजरा तो क्या हो जाएगी? यहाँ से गुजरा तो ई ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ई ग्रेटर देन 1। अगर यहां से गुजरा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखिए इसको हटा लेते हैं। अगर यहां से गुजरा, यहां से गुजरा तो क्या हो जाएगा? ई ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। और यहां से गुजरा तो ई इक्वल टू 1 हो जाएगी, अभी कुछ देर पहले बताएं। और यहां से गुजरा यहां से तो ई लेस देन 1 हो जाएगी, 1 से कम। क्लियर है यहां तक? तो मान लीजिए कि जाया जाए कि एक बाजार में तीन एक जैसे फर्म है, ठीक ना? तथा वस्तु की कीमत में 5 रुपये प्रति इकाई पर एक फर्म 50 इकाई की पूर्ति करता है। जो वस्तुओं की बाजार में पूर्ति क्या हो जाएगी? 3 फर्म है, 5 रुपये प्रति इकाई पर एक फर्म वस्तु की 50 इकाई को पूर्ति करता है। तो क्या हो गया? 50 गुना 150, तो वस्तु की बाजार में पूर्ति क्या हो जाएगी? तो आप लोग को क्या करना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 24 का। ऑप्शन नंबर डायरेक्ट कुछ नहीं करना यार, 15 है तो उसको 5 से 50 है और 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगी? सॉरी 3 फर्म है, 5 रुपये प्रति इकाई से 3 फर्म है, तो ऑप्शन नंबर 150 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपये तथा उसी वस्तु को बेचकर 6 इकाई से बेचकर 70 रुपये प्राप्त करती, तो सीमांत आगाम। देखिए सीमांत क्या होगा? 1 यूनिट से आपको बढ़ा करके क्या 1 यूनिट में जो चेंज आ रहा है,
जो लास्ट वाला यूनिट में चेंज आ रहा है एक यूनिट में, उसी को क्या कहेंगे, सीमांत कहेंगे। तो यहाँ पे आय, आय का बात कर रहा है, तो देखिए कितना कमा रहा था, 50 कमा रहा था, तो लास्ट में कितना कमा रहा है, 20 और बढ़ा के कमा रहा है आखिरी यूनिट से, तो इसका इसी को सीमांत आगाम कितना हो जाएगा, 20 रुपए। क्लियर है यहाँ तक? ये प्रश्न आपका आने वाला है, इससे सीमांत से लगभग 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको आपको समझ जाना है, ठीक ना। लाभ अलाभ बिंदु की प्राप्ति होती है जब, जब क्या, 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जब टी आर और एमसी बराबर होता है। क्लियर है यहां तक? टी आर मतलब टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल सीमांत आय और टोटल रिवेन्यू क्या हो गया, मतलब टोटल आगाम, हाँ कुल आगाम, कुल आगाम और मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मतलब सीमांत लागत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद है अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत, जब कीमत क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब कीमत न्यूनतम एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाए, ठीक ना। उसके बाद है आपका 28 नंबर का प्रश्न है बच्चों, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है दीर्घकाल में, तो क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सामान्य लाभ। उसके बाद दिया हुआ है एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र क्रमशः दिया हुआ है, Q इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 माइनस 2P दिया हुआ है और Q इक्वल टू 5 प्लस 3P दिया, तो सामान्य कीमत क्या हो जाएगा, तो आपको सामान्य कीमत प्राइस निकालना है, प्राइस निकालना, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस एक Q बराबर कर देना है। देखिए 10 माइनस 2P इक्वल टू बराबर कर देना 5 प्लस 3P। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा बच्चों तो क्या करना है, इसको आप ले जाइए इधर 10, सॉरी इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। इसको हमने लिख दिया बच्चों, देखिए दोनों बराबर करके हमने लिख दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, 10 को इधर है तो 5 यहाँ पे है, तो इसको क्या इधर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसको 2P को हम लोग उधर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा 3 और 3P प्लस 2P इक्वल टू क्या हो जाएगा 5P हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ कितना बचा, यहाँ 5 बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 5P, तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा, P इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 इक्वल टू 5P, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/5। क्लियर है यहाँ तक, इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। क्लियर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ये होगा। उसके बाद है किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है। कीमत में 5% की वृद्धि कर रहे हैं और पूर्ति की मात्रा में कितनी 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति की कीमत का लोच ज्ञात करना है। तो 5% क्या हुआ 4/5, 4/5 से आप लोग करिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कुछ नहीं, पूर्ति की लोच बराबर क्या हो जाती है, किसी वस्तु के पूर्ति में परिवर्तन की दर को के और पूर्ति में कीमत में, पूर्ति की कीमत में परिवर्तन की दर के अनुपात को क्या कहते हैं, आप यहाँ पे लिख देते हैं क्या हो जाएगी, कीमत क्या हो जाएगी, माफ कीजिएगा यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं हम आपको, क्या हो जाएगी पूर्ति की मात्रा, पूर्ति की मात्रा, यहाँ पे आप पूर्ति मात्रा हम सिर्फ लिख दिए, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होगा, डेल, डेल से पूर्ति की मात्रा में, यहाँ पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति की कीमत में परिवर्तन, पूर्ति की कीमत में परिवर्तन को क्या कहेंगे, पूर्ति की लोच कहेंगे। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद यह है 31 नंबर का आपका प्रश्न बच्चों, किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो क्या हो जाता है किसी फर्म के लाभ, यार टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू मतलब कुल आगाम, कुल आगाम मतलब कुल आय, कुल आय, कुल आय, इसको क्या कहेंगे कुल आय, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट घटा देंगे, टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट हिंदी में क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे कुल लागत, हाँ कुल आय में कुल लागत को घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, उसका फायदा हो जाएगा, तो किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, लाभ इसी के द्वारा दर्शाया जाएगा। उसके बाद है एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त का पूरा होना आवश्यक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाए। समझा ना? क्लियर है यहाँ तक? इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप सबको अपने दैनिक जीवन से रिलेट करना पड़ेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तभी अगला वीडियो हम बनाएंगे और एक्सप्लेन के साथ बनाएंगे ताकि ज्यादा रिस्पॉन्स आना चाहिए। समझे ना? उसके बाद एक प्रतियोगी, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत के में वृद्धि हो सकती है जब 33 नंबर का क्या राइट है, मांग में कमी, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी होती है। उसके बाद क्या देगा, मांग और पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पूर्ति में कमी होती है। क्लियर यहां तक? श्रम का क्या तात्पर्य है, श्रम का क्या तात्पर्य है, श्रम का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया
किया गया कार्य घंटा, मतलब मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है तो उसको हम काम पर ले आए और वो काम नहीं करे तो ये श्रम नहीं कहलाएगा, उसको प्रति घंटा जो काम कर रहा है उसी को हम लोग श्रम कहेंगे। क्लियर है यहां तक? उसके बाद दिया हुआ है अधिश्रम का सीमांत उत्पादन एमपीएल है। एमपीएल माने कि मार्जिनल प्राइस दिया हुआ है, तथा वस्तु का मूल्य पी है, तो श्रम का सीमांत उत्पादन कुछ नहीं, आपको एमपीएल से आपको गुना कर देना है पी को, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आपका 36 नंबर का प्रश्न है, एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक होती है जब, क्या हो जाएगा? एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक होती है, कब होती है? पहला ऑप्शन है आपका सीमांत आय शून्य होती है, दूसरा है सीमांत आय धनात्मक होती है, तीसरा है सीमांत आय औसत आय के बराबर होती है, और उसके बाद आपका आखिरी ऑप्शन है बच्चों सीमांत आय ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सीमांत आय धनात्मक होती है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न आपका, दीर्घकाल में संतुलन अवस्था में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा, दीर्घकाल में पूछ रहे हैं आपको, अल्पकाल में नहीं, दीर्घकाल में पूछ रहे हैं, संतुलन की अवस्था में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा क्या हो जाएगी? 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अधिक हो जाएगी। ठीक ना? उसके बाद है विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? एकाधिकार बाजार की। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए विभेदीकरण मतलब ये हो गया कि आप कहीं से भी, मतलब आपको जो आपको बाजार में मार्केट में मिल रहा है उससे आपको कम में भी दे सकता है और अधिक में भी दे सकता है, मतलब वहां जो राइट प्राइस चाहिए, सही प्राइस चाहिए, उस पर आपका चेंजेस देखने को मिलेगा, उसी को क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। एक एग्जांपल से और आप समझ सकते हैं विभेदीकरण से, जैसे कि कोई भी ट्रेन में आप जा रहे हैं बच्चों, कोई भी ट्रेन में आप जा रहे हैं तो एसी बोगी का ज्यादा दाम है और कम जो आप कम बोगी जो क्या होती है जनरल बोगी का सीट का कम दाम है, तो उस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो उसके बीच डिफरेंस पाया जा रहा है उसी को विभेदीकरण कह सकते हैं। आप लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी राशन दुकान मान के चलिए 10 रुपए के जी आटा बेच रहा है, 10 रुपए के जी आटा बेच रहा है, और दूसरा क्या बेच रहा है? एकाधिकार में 12 बेच रहा है, क्योंकि वहां पे एक ही दुकान है, आपको लेना है तो लीजिए, उसी को कहते हैं एकाधिकार, मतलब किसी और का अधिकार नहीं, एकाधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 39 नंबर का प्रश्न है, दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार से होती है? तो एकाधिकार बाजार से होती है। 39 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए एकाधिकार में क्रेता की संख्या कितनी होती है? कुछ देर पहले बताएं कितनी होती है? एक होती है, नाम से ही पता चल रहा है। तो आज के लिए इतना बच्चों, फिर हम लोग सेट 4 और सेट 5 बहुत ही जल्द लेकर के आ रहे हैं। अभी कल सुबह आपका सेट 4 और कल शाम को सेट 5 उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो भूगोल का भी सोल्यूशन कुछ देर में आपको सेट 4 का सोल्यूशन मिल जाएगा, और साइंस का स्टूडेंट तो मैं बता देना चाहूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूरे चार सेट, पूरे फिजिक्स के 4 और केमिस्ट्री के 4 सेटों का सॉल्यूशन को अपलोड कर दिया गया है एक्सप्लेन के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाकर के उस सभी की वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही।